हाय एवरीवन, वेलकम टू ओमान एकेडमी। भारतीय भूगोल में भारत का नदी तंत्र से अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और आज से हम भारत का अपवाह तंत्र यानी कि जितनी भी भारत में नदियां हैं उन्हें कवर करेंगे। जैसे कि हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां और जितनी भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जिन्हें पश्चिमवर्ती नदियां कहते हैं, और जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जिनको पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। उससे पहले हम ये थोड़े से शब्दावलियां हैं इनको कवर कर लेते हैं। जैसे कि अपवाह क्या होता है, तो देखिए निश्चित वाहिकाओं, वाहिकाएं मतलब क्या होती है, जो रास्ता होता है नदियों के बहने का। निश्चित वाहिकाओं से मतलब जो जल प्रवाह बहता है, यानी अपवाह मतलब बहाव होता है। निश्चित वाहिकाओं से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। मतलब जो नदियां एक निश्चित मार्ग से जो बहती हैं उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को जब ये कई सारी नदियां आपस में मिलकर के इनकी ट्रिब्यूटरी, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हैं, यानी कि इनकी सहायक नदियां और जो इनसे बाहर निकलती हैं, जब ये नदियों का एक जाल बन जाता है तो इनके जाल को कहते हैं अपवाह तंत्र। इसी तरीके से एक शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, यानी कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई भी नदी ऐसे निकल रही है, ये जिस जिस जगह से अपना जल ले रही होगी किसी भी तरह से, वर्षा से या मतलब किसी और सोर्सेस से, तो वो उसका क्या हो जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र हो जाता है, उसका कैचमेंट एरिया हो जाता है। ये कैचमेंट एरिया आपने सुना होगा बहुत, तो ये कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होती है। तो देखिए जब कोई एक नदी और जब इसमें कोई सहायक नदियां भी मिल जाती हैं, इस तरीके से सहायक नदियां और उनकी भी सहायक नदियां जब मिलती हैं, जिस जगह से बहती हैं, जितने क्षेत्र को कवर करती हैं, उसको कहते हैं अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे कई बार प्रश्न बने हैं, आप इन्हें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नदियों का प्रारूप। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, अपने हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। ये नदियों का पैटर्न है। ठीक है, जैसे कि वृक्षाकार पैटर्न, जिसको डेंड्रिक पैटर्न भी बोलते हैं। कभी कभी इसको ऐसे ही हिंदी में डेंड्रिटिक पैटर्न लिखा हुआ आ जाता है, डेंड्रिटिक। ओके, डेंड्रिटिक पैटर्न लिखा हुआ आ जाता है, और हिंदी में लिखा होगा तो वृक्षाकार लिखा होगा, लेकिन हिंदी में भी अगर इंग्लिश वर्ड लिखा जाएगा तो इस तरीके से होगा। जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, जब वृक्ष की शाखाओं के जैसा, जब क्या होता है, वृक्ष की शाखाओं जैसा पैटर्न हो जाए। जैसे कोई एक नदी निकल रही है, यहाँ से कोई नदी आई, फिर इसमें कोई नदी मिल गई, फिर इसमें ट्रिब्यूटरी मिल गई, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी मिल गई, यहाँ से कोई नदी आई, इसमें कोई इसकी ट्रिब्यूटरी मिल गई, फिर इसकी कोई सहायक नदी मिल गई, फिर इसमें कोई सहायक नदी मिल गई, इसमें सहायक नदी मिल गई। आप देख रहे हैं ना कि हर जगह से ब्रांचेस जैसी निकल रही है, किसी भी नदी में कोई भी नदी कहीं से आकर मिल रही होती, तो ये एक वृक्ष जैसा पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वृक्षाकार पैटर्न, यानी कि डेंड्रिटिक पैटर्न। नेक्स्ट होता है अरीय यानी कि रेडियल पैटर्न। ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है, जब हम अपनी चोटियां कवर कर रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि जब कोई एक उच्च बिंदु होता है, जैसे कि कोई पहाड़ी या चोटी, जब वहां से चारों तरफ को नदियां निकलती हैं तो उसे कहते हैं क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे गंगा नदी तंत्र। अभी जब हम नदियां पढ़ेंगे तो हम आपको वहां पर बताएंगे कौन सी नदी का कौन सा पैटर्न है। ठीक है, तो वृक्षाकार पैटर्न ज्यादातर मैदानी नदियों में मिलता है, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी तंत्र हो गया, इनमें क्या है, वृक्षाकार पैटर्न है। और रेडियल पैटर्न पहाड़ी एरियाओं से जो नदियां निकलती हैं, जब चारों तरफ कोई पहाड़ी हो, उससे चारों तरफ नदियां निकल रही हो, तो वो होता है रेडियल पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अमरकंटक की पहाड़ी, इसमें तीनों चारों दिशाओं में नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा निकलती है और नदियां निकलती हैं एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, एक मांडवी भी है अपने यहाँ, मांडवी भी रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है। इससे साबरमती और नदियां वगैरह चारों तरफ को निकलती हैं। इसके बाद में क्या होता है, ट्रेलीज। ठीक है, जालीनुमा पैटर्न। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं, यानी मुख्य नदियां जो मेन स्ट्रीम है वो एक दूसरे के समांतर बह रही हो, और इसमें सहायक नदियां
90 डिग्री पर आकर मिल रही हो, समकोण का पैटर्न बना रही हो, तो फिर उसको कहते हैं ट्रिलीज। ठीक है, मतलब दो मुख्य नदियां, जैसे मान लो कि जैसे गोदावरी मान लो और महानदी मान लो, ये दोनों समांतर बह रही हैं और इनमें जब दूसरी नदियां आकर के समकोण पर कोण बनाती हैं, यानी समकोण पर काट कर मिलती हैं आकर के, तो वहां बनता है ट्रिलीज यानी कि जालीनुमा पैटर्न। इसके बाद में एक और होता है अभिकेंद्री यानी कि सेंट्रीपिटल पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक झील होती है क्या, या फिर कोई एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, और नदियां आकर के उसमें अपने वाटर को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। वो नदियां सब उस जगह पे गिर रही हैं, वो एक ही सेंटर पे आकर के, तो वो हो जाता है अब सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्री। याद रखना है कि रेडियल पैटर्न सेंट्रल पैटर्न का लगभग अपोजिट होता है। रेडियल पैटर्न में एक सेंटर बिंदु होगा, इसमें चारों तरफ को नदियां निकलती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है, पिछले वाले आर के पेपर में बना था। और जो ये अभिकेंद्री है, अभिकेंद्री में क्या होता है, नदियां आकर के एक गड्ढे या गर्त या झील में आकर के क्या करती हैं, अपने पानी को ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, मैंने ये सबसे पहले तो देखा कि अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होती है। फिर मैंने नदियों के सभी प्रारूप को देख लिया, वृक्षाकार पैटर्न कैसा होता है, अरीय यानी कि रेडियल पैटर्न कैसा होता है, जालीनुमा यानी ट्रिलीज कैसा होता है, अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल कैसा होता है। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आप हिंदी मत देखिएगा, आप इसके इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड को एज इट इज बिल्कुल आपको देवनागरी लिपि में लिख करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं हम नदियों को, नदियों का अपवातंत्र यानी कि भारत में नदियों का प्रवाह कैसा है, भारत में किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो देखिए, हिमालय की नदी, भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो है ये हिमालय की नदियां, ठीक है, और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो हिमालय की नदियों में कौन कौन सी नदी है, सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। इन नदियों में देखो, ये तीन ही नदियां नहीं हैं, ये तीन तंत्र हैं। ठीक है, तीन सिस्टम हैं। इनमें एक सिंधु नदी में 7 से 8 10 नदियां पढ़ेंगे, इसके बाद गंगा नदी में तो 20 से 25 नदियां पढ़ते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी में 8-10 नदियां पढ़ते हैं। मतलब ये अपने आप में एक सिस्टम है, इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद में इन पर जो रिवर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हम एक एक करके उनको भी करेंगे। ठीक है, आज मैंने बेसिक थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जो जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। आगे हम एक एक नदी को कवर करेंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ क्या है, महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में देखो दो प्रकार की नदियां हो जाती हैं। पहले आप भारत को समझ लो, देखो अगर ये इंडिया का मैप हम बनाएं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ये बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा और इस तरीके से, और ये राजस्थान और ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अगर बनाए, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये हिमालयी पार्ट है। ठीक है, ये है हमारी हिमालयी नदियां, ये पूरा हिमालय है इधर से, और ये ईस्टर्न पार्ट में भी है। और ये जो हमारा भाग है जो तीन तरफ जल से घिरा है, इस तरफ है अरब सागर, और इधर राइट साइड है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है इंडियन ओशियन। मैंने आपको पढ़ाया है कि इंडियन ओशियन जो है उसके दो भाग हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। तीन तरफ जल से घिरे हुए भाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां, अब प्रायद्वीपीय में देखो इधर है वेस्ट और इधर है ईस्ट, तो जो वेस्ट की तरफ बहेंगी तो उनको बोलते हैं, इस तरफ है अरब सागर, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां पूछी जाती हैं। और इसी तरीके से इधर इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी पूछी जाती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बने हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में गिरती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इन्हीं को उल्टे तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदियां पश्चिम वाहिनी है और कौन सी नदियां पूर्व वाहिनी है। तो देखिए, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस तरफ ये पूर्व वाली हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये हमारी ये कौन सी नदियां हैं, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, और ये वाली पूर्वी की तरफ बहने वाली नदियां हैं। क्योंकि अरब सागर हमारे भारत की कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ गिरती है, पूर्व में गिरती है। ठीक है, तो हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ेंगे, जैसे कि माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, भरतपुजा है,
और भी बहुत सारी नदियां हैं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इस नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यानी कि पूर्व वाली में, तो क्या हो जाएंगी, महानदी हो जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, और पेन्नार, पलार, अडयार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, दया, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं बहुत में तो सीधे से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 नदियां इधर से उठा लेंगे बंगाल की खाड़ी से, और एक नदी उठा लेंगे अरब सागर से, और पूछ देंगे पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है। तो आप इन्हें किसी भी आप स्लाइड को हल्का मत समझिएगा, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना और पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम एक बेसिक चीज और जो जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हालांकि ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन ये आपको पूरे रिवर सिस्टम को समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारी समझ है वो काफी ज्यादा डेवलप होगी कि हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है ना, अगर हम प्रायद्वीप बनाएं और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत, ठीक है। अब देखो ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, ये हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का। तो आपको पता होगा कि सबसे ओल्ड पार्ट अगर भारत का है तो ये है ना, और ये थोड़ा सा हार्ड रॉक पर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि कठिन कठोर चट्टाने हैं यहाँ पर। और जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है हिमालय, है ना, यहाँ पर हिमालय है, ये यंग माउंटेन है, और यहाँ पर ये चूंकि टेथिस सी हुआ करता था यूरेशियन प्लेट में और इंडियन प्लेट के बीच में, और उस टेथिस सी के जो सेडिमेंट होता है, जो उसका मलबा होता है, वो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो मलबा जो होता है वो ऊंचाई में बदल जाता है प्लेटों के आपस में कंप्रेशन फोर्स की वजह से, तो क्या बन जाता है, हिमालय बन जाता है। तो हिमालय अभी यंग है और बहुत ही सॉफ्ट है, तो यहाँ की नदियों के जो नेचर होंगे वो अलग होंगे, और जो हार्ड रॉक वाली होंगी इनका नेचर अलग होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का नेचर अलग होगा, प्रकृति। तो देखिए समझते हैं कि सबसे पहली जो विशेषता है हिमालय नदियों की क्या है, कि ये सदा नीरा है। अब आपको सबसे पहले तो यही शब्द समझना है कि ये सदा नीरा शब्द क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सदा नीरा है, एक मिनट, ये सदा नीरा है। अब सदा नीरा का मतलब समझिए क्या होता है। सबसे पहले बात तो सदा नीरा वो नदियां होती हैं जिनमें वर्ष भर जल बहता है, ठीक है, जिनमें वर्ष भर प्रवाह रहता है, वो कभी भी सूखती नहीं है, उन्हें कहा जाता है सदा नीरा। अब ये सदा नीरा क्यों है, अब ये बात समझ लीजिए, सदा नीरा ये इसलिए है क्योंकि इनका जो सोर्स है, इनमें जो वाटर मिलता है, इनका जो मुख्य स्रोत है पानी का, वो मानसून के साथ साथ ग्लेशियर भी होते हैं, और इसलिए ये जब इनको वर्षा नहीं प्राप्त होती है तो ये ग्लेशियर के पानी से परमानेंट बहती रहती हैं पूरे वर्ष भर, तो इनको कहते हैं सदा नीरा, ठीक है। समझ गए, मेन बात मुझे इतनी समझनी थी कि ये सदा नीरा इसलिए है क्योंकि इनका सोर्स जो है वो मानसून के साथ साथ यानी बरसात के पानी के साथ साथ ये ग्लेशियर से भी बहती हैं, ग्लेशियर के द्वारा भी इनका सोर्स होता है। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं, क्योंकि हमारे प्रायद्वीपीय भारत हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा उसके पास में है, इक्वेटोरियल पार्ट में है, यानी कि ट्रॉपिकल पार्ट में है, सॉरी। देखिए ये है 0 डिग्री और ये होता है 23, ये ऊपर वाला 23.5 क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे वाला 23.5 क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच के पार्ट को हम ट्रॉपिकल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला भारत है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से कौन सी रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री रेखा निकलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। और इस कर्क रेखा से, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ऊपर और नीचे, ठीक है। तो नीचे वाला भाग कहाँ है, ट्रॉपिकल पार्ट में, और यहाँ ट्रॉपिकल पार्ट गर्म रहता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ग्लेशियर नहीं बनेंगे, राइट। तो इनमें क्या होगा, जितनी भी नदियां होंगी ज्यादातर बारिश के पानी से ही अपने आप को जीवित रखती हैं। तो ये कैसी नदियां हैं, मानसूनी नदियां, अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी ये युवावस्था में है और ये प्रौढ़ावस्था में, तो मैंने आपको ये पॉइंट तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सॉरी, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि युवावस्था क्यों, क्योंकि हिमालय ही जब नया है और हिमालय से नदियां निकली हुई हैं तो ये अपने यंग स्टेज में है, ओके। और ये प्रौढ़ावस्था क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये ऑलरेडी काफी ओल्ड पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए ये सारी नदियां प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है।
और विसर्प का निर्माण करती हैं हिमालय नदियाँ। देखिए जब नदी काफ़ी तेज़ी से बहती हुई आती है हिल वाले पार्ट से तो ये सीधी चलती है, लेकिन जैसे ही ये मैदानी पार्ट्स में इसका स्लोप थोड़ा कम होता है तो ये इस तरीके से जिगजैग, ठीक है, मियंडर टाइप का पैटर्न बनाती है। इसको मियंडर भी बोला जाता है, ठीक है, इसको मियंडर भी बोलते हैं या फिर इसको विसर्प बोलते हैं हिंदी में। तो ये मियंडर बनाने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहाव बहुत तेज होता है और स्पीड तेज होती है, तो ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये जिगजैग पैटर्न बनाने लगती हैं। इसको बोलते हैं विसर्प का निर्माण। और यही विसर्प जब काफी दिन चलने के बाद ये इस तरीके से किसी पार्ट पे अलग हो जाता है तो वो किसका, गोखुर झील का निर्माण करता है। जब हम झील वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे, ठीक है। और विसर्प का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ वाली जो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं ये विसर्पों का निर्माण नहीं करती हैं, ये सीधी बहती हैं। और दूसरी बात, इसका एक रीजन और होता है, क्योंकि ये हार्ड रॉक पर बहती हैं तो ये सीधी ही बहती हैं, भ्रंश घाटियों में बहती हैं और ये विसर्पों का निर्माण नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये नौगम्य है वर्ष भर। तो नौगम्य का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें सिपिंग पूरे साल हो सके तो उसको कहते हैं नौगम्य। तो ये नौगम्य रह सकती हैं, आपको अभी बताया था मैंने कि इनमें वर्ष भर जल रहता है, सोर्स इनके ग्लेशियर भी है और मानसून भी है। वहीं जो ये वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये वर्ष भर नौगम्य नहीं रहती हैं, ये मानसूनी सीजन में ही नौगम्य रहती हैं, यानी कि इसमें शिपिंग सिर्फ मानसून में ही हो पाती है, ठीक है। दूसरी ये क्या है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती। अभी मैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि इनका बहाव कहाँ से, भ्रंश घाटी में, ठीक है। भ्रंश क्या होता है, देखिए भ्रंश क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक एक ये पार्ट है, ठीक है, अगर ये पार्ट किसी तरीके से, ये वाला पार्ट अगर नीचे आ जाए, इस तरीके से ये नीचे आ जाए तो ये बीच वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, मतलब कि ये ऊपर, ये क्या बन जाएगा, हॉर्स माउंटेन बन जाता है, ठीक है, भ्रंश पर्वत बन जाता है। लेकिन अगर किसी कारण ये नीचे वाले दोनों पार्ट ऊपर उठ जाए किनारे के और बीच का पार्ट थोड़ा नीचे धंस जाए तो ये किसका निर्माण करता है, ये भ्रंश घाटी का, यानी कि जिसके दोनों बीच में क्या हो, खाई हो, दोनों तरफ और नीचे दो किनारों पे क्या हो, ऊंचे टीले, ऊंचे किनारेदार पर्वत बन जाए तो ये घाटी टाइप की बन जाती है, जिससे भ्रंश घाटी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां इन्हीं भ्रंश घाटियों से बहती हैं, ठीक है। और ये हार्ड चट्टाने होने की वजह से ये नदियों का कटाव ज्यादा नहीं कर पाती हैं। अब रही बात गॉर्ज का निर्माण, आप यहीं से समझेंगे। गॉर्ज का निर्माण, ये जो नदियां होती हैं हमारी मानसून, ये जो हिमालयी नदियां हैं ये गॉर्ज का निर्माण करती हैं और ये प्रायद्वीपीय नदियां गॉर्ज का निर्माण नहीं करती हैं। अब गॉर्ज क्या होता है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा साफ कर लेती हूँ। देखिए गॉर्ज कुछ भी नहीं होता है, काफी आसान है। जब कोई भी मतलब नदी ऐसी तरीके से बह रही हो और उसके किनारे जो होते हैं वो काफी क्या हो, मतलब किनारे सीधे आई शेप में बन रहे हो, और जब वहां से जब नदियां काटती काटती नीचे तक चली जाती हैं, इसके नीचे किनारे तक चली जाएंगी तो इसको कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो गॉर्ज का निर्माण करती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो गॉर्ज का निर्माण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि चट्टानें इतनी हार्ड होती हैं, नदियां उसे नहीं काट पाती हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये जो हिमालयी नदियां होती हैं काफी लंबी होती हैं, लंबी होने के कारण ये भी है क्योंकि काफी ऊंचाई से इनके सोर्सेस होते हैं और नीचे आते आते इनमें इतना फ्लो हो जाता है, इसलिए लंबी दूरी को तय करती हैं। इनमें क्या होता है कि जब ये लंबी दूरी से आती हैं तो इनमें सेडिमेंट्स जो अवशेष होते हैं, जो मतलब मलबा होता है, वो भी ये बहुत ज्यादा बहा कर लाती है, तो इनके किनारे पर आपको डेल्टा बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लंबी होती हैं, लंबी होने की वजह से ये काफी ज्यादा सेडिमेंट अपने अंदर लाती हैं, तो ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे आप देखो गंगा यमुना का डेल्टा है ना, ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती हैं। और ये जो मैदान होते हैं बड़े ही उपजाऊ होते हैं, इनके किनारे आपको बहुत ज्यादा बस्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जिगजैग चलती हैं तो ये सीधी चलेंगे। आप जैसे भ्रंश घाटी अगर सीधी होती है, अगर भ्रंश घाटी सीधी है तो सीधी सी बात है कि ये सीधी ही बहेंगी, तो इनका प्रवाह प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह सीधा होता है। हालांकि जो हमारी हिमालयी नदियां होती हैं वो भी सीधी बहती हैं,
लेकिन वो सिर्फ हिमालय पर जब उतरते हुए पहाड़ी से जब नीचे उतरती हैं तब इनका फ्लो केवल सीधा होता है। जैसे ये मैदानी पार्ट में आती हैं ये टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं। लेकिन जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये जब तक पानी अपना ड्रेन्स करती हैं जाकर के किसी समुद्र में या किसी झील में, वहां तक ये सीधी ही बहती हैं। इसके बाद में इनका जलग्रहण क्षेत्र भी बड़ा होता है हिमालय नदियों का, क्योंकि पहाड़ियों का स्लोप जिस तरीके से आता है उस तरीके से ये पानी अपना इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र काफी बड़ा होता है और इनका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्षेत्र छोटा होता है। अब एक पॉइंट बचा है कि अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं और पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, इससे मैं आगे स्लाइड में देख लेती हूँ। देखो अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं, देखिए पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं और अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। देखो पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई नदी इस जगह से ये ऐसे बह रही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई किसी पहाड़ का निर्माण हो गया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से नदी का ब्लॉक हो गया है ना, अब नहीं बहेगा। लेकिन ये नदी क्या करेगी, इसका बहाव इतना तेज होता है, इसमें इतनी मतलब स्पीड होती है कि धीरे धीरे इसको क्या करेगी, काटना शुरू करेगी और धीरे धीरे फिर इसको काट करके अपना रास्ता फिर से बना लेगी। ठीक है, और आगे बहेगी फिर से, मतलब अपना मार्ग नहीं बदलती है। ठीक है, ये जैसे पहले बह रही थी, अगर उसके सामने कोई माउंटेन, कोई पर्वत, कोई चोटी या कोई सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता तो ये उसे भी काट करके फिर से अपना मार्ग, वही मार्ग बनाती है, यानी कि अपना मार्ग नहीं बदलती। ठीक है, अपना मार्ग नहीं बदलती। तो ये होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। और अनुवर्ती नदियां क्या होती हैं, ये जो इनका स्लोप होता है, जो इनका मार्ग होता है नदियों का, ये उसी मार्ग में बहती रहती हैं। तो ये जो अनुवर्ती नदियां हैं ये ज्यादातर कहाँ की हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं, अनुवर्ती नदियां हैं। अब खुद ही सोचिए, जब कोई हार्ड रॉक होगी, मतलब हार्ड मतलब काफी कठोर चट्टान होगी, तो अब ये पूरी कठोर चट्टान है, ठीक है, ये मान लिया पूरी कठोर चट्टान है। अब कोई नदी इस तरीके से बह रही है, सपोज ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो ये ऐसे ही बहेगी। ठीक है, ये ऐसे ही बहती रहेगी, क्योंकि अब ये किनारों को ज्यादा काट नहीं पाएगी, ना तो ये किनारे किनारे अपने इस तरफ को काट पाएगी, लेटरल इरोजन कर पाएगी, ना ही ये डीप इरोजन कर पाएगी, इसलिए ये सीधे बहती रहती है। और अगर कोई चट्टान आ जाती है तो ये मार्ग को अपने बदल लेती है। लेकिन ये पूर्ववर्ती नदियां अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों होती हैं। अगर कोई हार्ड रॉक पड़ जाएगी, जो हिमालयी नदियां होती हैं, ठीक है, जो हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय की नदियां हैं ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों होती हैं। अब ये नेचर पर समझ में आएगा, अगर उसके नीचे कोई हार्ड रॉक आ जाएगी तो वो फिर अनुवर्ती होगी, और अगर वो सॉफ्ट रॉक से बह रही है तो वो फिर पूर्ववर्ती होगी। या फिर नदी कितनी यंग स्टेज में है, जितनी नदी यंग होगी उसमें उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होती है पत्थर को काटने की। ठीक है, तो आज तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। ठीक है, अब कल से हम क्या करेंगे, इस वाली स्लाइड को पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैंने वो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट था, मैंने उसको कवर किया, और प्लीज उसको हल्के में मत लेना, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसे एक उसको क्या कर, इग्नोरेबल पार्ट समझ करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और हिमालय नदियां, तो आज से हम कल से जो हम कवर करेंगे, तो क्या कवर करेंगे, सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को एक एक करके सभी नदियों को कवर करेंगे, इनके प्रोजेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो सब इतना ही है, आप इतना कवर कीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक्स है या कोई कंटेंट है तो आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि कल हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम सरल तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारे वीडियो आने वाले समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।